हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके 11th क्लास का समुच्चय का एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया। आप इसके कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर देख लें ताकि 1.2 का सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से आपको मिल पाए। ध्यान दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके आप इसका कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन का अलग अलग अभी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध कराया गया है। उसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का नाम हुआ समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, जिसको इंग्लिश में हम सेट्स बोलेंगे दोस्त। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आप भली भांति मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक हम आपको सॉल्यूशन यहाँ पे करवाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके बीच में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे, उसमें आपको बतलाना है कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। सबसे पहले एक बार फिर से हम आप लोग को जानकारी देते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते किसको हैं। रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय होता है दोस्तों जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, यानी सेट बनने लायक हो लेकिन उसमें एलिमेंट की संख्या शून्य हो। यानी ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप हमें जानकारी दीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा सेट रिक्त समुच्चय होगा, कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। कमेंट के माध्यम से जरूर आप हमें जानकारी दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके आते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिए इसके बारे में, ये रिक्त समुच्चय है या रिक्त समुच्चय नहीं है। आइए यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप ही बताइए, विषम प्राकृत संख्या जो होगा, यानी विषम प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जिसे 2 से अगर हम भाग लगाएंगे पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, यानी एक भी एलिमेंट वहां पे नहीं होगा। यानी इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय के अंतर्गत रखेंगे या रिक्त समुच्चय का उदाहरण बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्याएं नहीं है, अतः यह एक कौन सा समुच्चय है दोस्त, रिक्त समुच्चय है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के बीच हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नंबर, देखिए कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आप सभी स्टूडेंट को पता है अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह डॉट डॉट चलता रहेगा। इस अभाज्य संख्या में हमको अब लेना कौन सा संख्या है, सम संख्या लेना है। ऊपर जो लिखा हुआ अभाज्य संख्या है उसमें केवल 2 ही सम संख्या है, यानी 2 होगा। अब आप बताइए इस सेट में एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है। आप बोलिएगा एक एलिमेंट है, यानी इसे हम रिक्त समुच्चय के अंतर्गत नहीं रिक्त समुच्चय के अंतर्गत नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। रिक्त समुच्चय वैसे समुच्चय को बोलेंगे जब एक भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो। इसको हम ऐसे सिंगलटन सेट में रख सकते हैं, एकल समुच्चय में रख सकते हैं। एकल समुच्चय वैसे समुच्चय को बोलेंगे जिसमें अवयवों की संख्या 1 होगा। दोस्तों चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। अगला ध्यान दीजिए,
देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या है? 2 है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे x साइडेड x एक प्राकृत संख्या है, साथ ही साथ वो x 5 से छोटा है। तो बोलिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलेंगे और वो संख्या 5 से छोटा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब आगे जब हम बढ़ेंगे साथ ही साथ यहाँ लिखल है कि x जो है 7 से ग्रेटर है, यानी बताइए 1 2 3 4 क्या 7 से बड़ी संख्या हो सकती है क्या? नहीं, कोई भी प्राकृत संख्या वैसा संभव नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। इसलिए यहाँ पे एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा दोस्त, इसलिए इस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7 कोई प्राकृत संख्या नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बीच में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? y साइडेड y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। आप ही बताइए, कोई 2 समांतर रेखा अगर हम खींचेंगे तो वो रेखा अनंत तक एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करेगा या कभी भी विभाजित नहीं करेगा। अगर कभी भी विभाजित नहीं करेगा तो कभी भी एक दूसरे से मिलेगा भी नहीं। जब कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं। अतः हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोई भी बिंदु पॉसिबल नहीं हो सकता। अतः यहाँ पर ये जो होगा वो रिक्त समुच्चय के अंतर्गत होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम यहाँ लिख सकते हैं, 2 रेखा इस प्रकार हम खींच दिए, दोनों एक दूसरे का समांतर है, क्या ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर पाएगा या कभी मिलेगा? जैसे रेलवे का लाइन अगर हो गया, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित समुच्चय है और कौन पर अपरिमित समुच्चय है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। दोस्तों आप सभी को हमने इससे पहले के वीडियो में जब हम आपको कॉन्सेप्ट दिया उस समय परिमित और अपरिमित समुच्चय का डेफिनेशन भी बताया। परिमित समुच्चय वैसे समुच्चय को बोलेंगे जिसके सारे एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं। अपरिमित समुच्चय जस्ट परिमित समुच्चय का उल्टा होगा, यानी अपरिमित समुच्चय वैसे समुच्चय को बोलेंगे जिसके सारे अवयव को हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, परिमित का मतलब जिसका सीमा हो, अपरिमित का मतलब जिसका सीमा ही नहीं हो। चलिए ध्यान दीजिए, यानी गिनती करने का के लायक नहीं हो। पहला बोलिएगा, यहाँ पे बताना है आपको ये परिमित है या अपरिमित। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताइए वर्ष के महीनों का समुच्चय को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर गिनती कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रूप में है। अतः इसे हम परिमित समुच्चय के अंतर्गत बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष में 12 महीने होते हैं, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब आप ही बताइए इसे कौन सा संख्या आप बोलेंगे? क्योंकि ये गिनती का संख्या है इसलिए हम इसे प्राकृत संख्या बोलेंगे।
और प्राकृत संख्या को गिनती करना पॉसिबल नहीं होता है, यानी जब गिनती करना पॉसिबल होगा ही नहीं तो हम उसे परिमित समुच्चय श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ये अपरिमित समुच्चय श्रेणी में होगा, क्योंकि इसके सारे अवयव को गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट में अनंत अवयव हैं, अतः यह अपरिमित समुच्चय है, यानी अवयवों की संख्या इसमें अनंत है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आसान है, 1 2 3 डॉट डॉट टू 100। यहाँ पे देखिए अंतिम बिंदु यानी अंतिम अंक 100 दिया हुआ है, इसलिए इसका गिनती करना पॉसिबल है। अगर हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करते करते अगर हम गिनती करेंगे तो उसका अंतिम छोर कहाँ तक, 100 तक पूरा होगा, जिसमें कि 100 अवयव हैं, जैसे 1 2 3 4 नामक 100 एलिमेंट है, यानी 100 संख्याएं हैं, इसलिए हम इसको गिनती कर सकते हैं। जब हम इसे गिनती कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय श्रेणी में बोलेंगे। यानी ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं, समुच्चय जो दिया हुआ है में कुल 100 अवयव है, अतः यह एक परिमित समुच्चय होगा। अब ध्यान दीजिए, आगे देखिए, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा, 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि धन पूर्णांक बोलते किसको हैं, तो आप बोलिएगा धन पूर्णांक प्राकृत संख्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या को। अब आप बताइए प्राकृत संख्या किससे बड़ी, 100 से बड़ी, तो 100 से बड़ी धन पूर्णांक संख्या बोले या 100 से बड़ी प्राकृत संख्या बोले, बात बराबर होगा। इसलिए बात बराबर होगा क्योंकि धन पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या दोनों एक ही संख्या को बोला जाता है, यानी 100 से बड़ी धनात्मक या धन पूर्णांक का गिनती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका अंतिम छोर कहाँ पे होगा कहना मुश्किल है, यानी ये होगा अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत। देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं, 100 से बड़ी पूर्णांकों का समुच्चय इस प्रकार से है जिसमें अनंत अवयव हैं, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। चलिए अगला ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब आप बताइए 99 से छोटा, 99 से छोटा क्या कह रहा है, अभाज्य पूर्णांक को, तो बोलिए अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू, 2 से शुरू होगा। 2 से शुरू होने के बाद 99 से छोटी, 99 से छोटी, यानी हम गिनती उस अभाज्य पूर्णांक को कर सकते हैं। इसलिए ये कौन सा समुच्चय के अंतर्गत होगा, परिमित समुच्चय के अंतर्गत होगा। परिमित समुच्चय के अंतर्गत इसलिए होगा क्योंकि इस समुच्चय के सारे अवयव को हम गिनती कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों इस प्रकार से है यहाँ पे, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, यह एक परिमित समुच्चय है। इसका देखिए अंतिम बिंदु यहाँ पे 97 लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर से आपके बीच अगला क्वेश्चन आने वाला है, इसमें परिमित और अपरिमित संख्या के बारे में ही जानकारी देना है। जिस संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी सारे संख्या उसका उस सेट का गिनती करने योग्य हो तो परिमित संख्या, यानी निश्चित संख्या जिस सेट में हो परिमित संख्या, और अनिश्चित संख्या जिस सेट में हो अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस के समांतर
कितना भी रेखा हम खींचते रहेंगे उस रेखा का अंतिम यानी कोई छोर है ही नहीं, इसलिए हम इसे परिमित समुच्चय के अंतर्गत ना रख के अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन में इस प्रकार देख सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। चलिए अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आप ही बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन सा अक्षर है? तो आप बोलिएगा A to Z यानी 26 अक्षर है। ABCD नामक इस प्रकार से Z तक 26 अक्षर है, यानी ये काउंट करने योग्य है, यानी गिनती करने योग्य है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय के अंतर्गत बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आसान होगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। 5 का गुणज वैसी संख्या को बोलेंगे जिसमें हम 5 के साथ प्राकृत संख्या को गुणा करते हुए पाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 हो जाएगा पहला, 1 के साथ गुना किए, 2 के साथ गुना करेंगे 5 में 10, 3 के साथ गुना करेंगे 15, 4 के साथ गुना करेंगे 20। इस प्रकार से ना ही प्राकृत संख्या का अंत है और ना ही 5 के गुणज वाली संख्या का अंत होगा, यानी 5 से विभाजित होने वाली भी संख्या हम इन संख्याओं के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का गुणज, यानी ये सब सारी संख्या 5 का गुणज है, इसलिए यहाँ पर ये जो है अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसका अंत यहाँ पे नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार से है जिसमें अनंत अवयव हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप बताइए पृथ्वी पर जितना भी जानवर है क्या उनकी संख्या का डाटा हम रख सकते हैं या नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारतवर्ष में 140 करोड़ आबादी है। उन सारे आदमी को भी हम गिन सकते हैं, साथ ही साथ बकरी वगैरह, भैंस वगैरह, उन सभी का भी हम लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल है, यानी गिनती करने के योग्य है। जैसे एक हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10 करोड़, तो वो 10 करोड़ जो है वो गिनती के योग्य है। लेकिन एक बोलेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट दे देंगे टू इनफाइनाइट, तो उसका अंत नहीं है। कहाँ पे अंत है? 10 करोड़ हम बोल दिए तो उसका एक अंत है। 1 2 3 4 से शुरू करेंगे, आज न कल न परसों हम पहुंच जाएंगे। लेकिन 1 2 3 लिख के डॉट डॉट अगर कर दिया जाए तो उसका अंत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितना भी जानवर है, करोड़ क्या अरब खरब में भी हो, लेकिन वो एक निश्चित संख्या है, इसलिए हम इसे परिमित समुच्चय के अंतर्गत रखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से आगे सॉल्यूशन आपके बीच लिखा हुआ है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है? परिमित है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से जाने वाले एक वृत्त नहीं बल्कि अनेकों वृत्त के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, इसलिए ये जो होगा अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत होगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मूल बिंदु को केंद्र मानकर अनंत वृत्त से जा सकता है, अतः यह एक क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अगला ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में बताइए A बराबर B है अथवा नहीं है। आप सभी को बराबर समुच्चय के बारे में हम जानकारी दिए थे कि कोई 2 सेट रहेगा
जैसे ए सेट में यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, बी सेट में यहाँ पर बी सी ए लिखा हुआ है, तो ये दोनों समुच्चय बराबर समुच्चय होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि ए सेट और बी सेट में उपस्थित जो अवयव है वो अवयव दोनों आपस में समान है। ए और बी सेट बराबर होने में इन दोनों के अवयवों के ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ए पहले है तो ए पीछे भी रह सकता है, बीच में भी रह सकता है, लेकिन ए का टोटल अवयव बी में और बी का टोटल अवयव ए में रहेगा, तभी ए सेट और बी सेट बराबर होगा, वरना बराबर नहीं होगा। यहाँ दोनों बराबर है। लेकिन हम अगला इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल आपके बीच में लें, जैसे a इक्वल टू यहाँ पर हो जाए 2 4 6 लिख दें, यहाँ पे b इक्वल टू लिख दें, यहाँ पे 2 6 4 यहाँ पर लिख दें 8, तो यहाँ पर हम a सेट और b सेट को बराबर समुच्चय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 4 6 ये तीनों यहाँ पे है, 2 है यहाँ, 4 है यहाँ, 6 है, लेकिन इसका 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी 8 जो है बिलोंग्स बी में कर रहा है, लेकिन 8 ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यानी समान समुच्चय का डेफिनेशन इससे पहले के कॉन्सेप्ट में आपको दिया कि ए सेट तथा बी सेट दोनों का समान अवयव हो, यानी कोई भी अवयव ए तथा बी दोनों सेट में हो, यानी हमेशा हो तभी होगा समान समुच्चय, वरना समान समुच्चय नहीं कहलाएगा। समान समुच्चय को ए बराबर बी से, और जो समान समुच्चय नहीं रहेगा ए इज नॉट इक्वल टू बी सिंबल से डिनोट करेंगे। पहला एग्जाम्पल इस तरह आपके बीच आया है, देख सकते हैं। यहाँ देखिए ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ भी बोलिएगा सी है, यहाँ पे देखिए डी है तो यहाँ पे डी होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे डी होना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, ये जो है दिया हुआ ये समान समुच्चय होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ डी हो जाएगा, आप सुधार लीजिएगा। यानी ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयव ए बी सी डी है, अतः ए और बी दोनों क्या होगा, बराबर समुच्चय होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ए में है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ 12 है, यानी 12 ए सेट में है, लेकिन ये 12 बी सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। आगे देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ए सेट और बी सेट दोनों बराबर समुच्चय नहीं होंगे। इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए में अवयव 12 है परंतु बी में नहीं है, अतः ए बी बराबर नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, अगला बिल्कुल आसान रहेगा। देख सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ बोल भी सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है, जो रोस्टर फॉर्म में है, ये समुच्चय निर्माण रूप में है। बी बराबर, बोलिए बी बराबर क्या, सबसे पहले यहाँ पर बोलिए धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या, उसमें भी कौन, सम संख्या। तो सम संख्या शुरू करते हैं 2 4 6 8, लेकिन 10 से वो x कम होना चाहिए या ये संख्या कम होना चाहिए। तो अब आप बताइए ये दोनों बराबर है कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर 8 ही केवल रहता, 10 नहीं रहता, तब दोनों आपस में क्या होता, बराबर हो जाता। यहाँ पर देखिए, या तो फिर यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ बराबर का भी चिन्ह होगा, यानी x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 10 होगा, यानी ये x जो होगा सम धन पूर्णांक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ए सेट में भी यही सारा अवयव है, बी सेट में भी यही सारा अवयव हो जाएगा। इस प्रकार से ए बराबर बी हो जाएगा। आप वहां पे क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे एक्स डेट एक्स संख्याओं 10 का गुणज है। 10 का गुणज बोलिएगा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। इधर देखिए बी सेट में क्या है, 10, 15, 20, 25, 30 है। अब बताइए बी सेट का अवयव 10 है लेकिन 15 नहीं है, 20 है ए सेट में, 25 नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि 15, 25, 35 डॉट डॉट जो है बी सेट में है, लेकिन यही सब अवयव ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। यानी जब ए सेट में प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों समुच्चय आपस में समान समुच्चय नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स डेट एक्स संख्याओं 10 का गुणज है, जो इस प्रकार हमने लिखा। फिर आगे देखिए बी सेट में इस प्रकार के अवयव में बोलिए 5, 15, 25 समुच्चय बी में नहीं है, सॉरी समुच्चय ए में नहीं है लिखना है, समुच्चय ए में नहीं आता है, अतः ए और बी बराबर समुच्चय नहीं है। ए और बी दोनों बराबर समुच्चय नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए, दोनों समान है या नहीं है। अब बताइए ए सेट में 2, 3 है, इसमें एक समीकरण दिया गया है, आप इस समीकरण का डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकते हैं। इसके बारे में बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको जब हम 1.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दिए थे उसमें बताया गया है, आप इससे पहले के वीडियो को जरूर देख लें। चलिए ध्यान दीजिए, आप इसको गुणनखंड करते थे 3x 2x लेते थे, तो x को छोड़ के केवल 3 और 2 लेना है और x का वैल्यू इस प्रकार से निकालेंगे, दोनों का साइन बदल देना है और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर के गुणांक को भाग लगा देना है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ एक यहाँ पर है, इसलिए एक से भाग लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x का वैल्यू यहाँ -3 -2 होगा। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि b सेट में -2 और -3 होगा, यानी a सेट में 2, 3, b सेट में -2 -3, इसलिए यहाँ पर a सेट और b सेट दोनों आपस में समान नहीं है। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। देखिए यहाँ पे ए सेट में 2, 3 है, बी सेट में जो इस समीकरण का ये सॉल्यूशन है, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ ए और बी के अवयव भिन्न है, ए और बी के अवयव भिन्न है, अतः ए और बी के बराबर नहीं है, अतः ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इस कॉन्सेप्ट को भली भांति ले पाए। अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी भी दें, ताकि आपसे मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट आपके बीच हमेशा रेगुलर ढंग से लाते रहें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। चलिए आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स साइडेड एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, वाई साइडेड वाई शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट से पूछें तो कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा जो दिमाग लगाने वाले होंगे वो सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 बोल के डायरेक्ट सीधे बोल देंगे कि ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए सेट का मान बोलिए क्या क्या निकलेगा सेट के रूप में, एफ लिख सकते हैं, ओ यहाँ लिख सकते हैं, अब बोलिएगा ये एल लिख सकते हैं, फिर बोलिएगा ये ओ यहाँ पर, सॉरी दोबारा एल नहीं चलेगा, ओ नहीं चलेगा, डब्लू यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे बोलिए बी सेट में क्या होगा, बी सेट में बोलिए क्या क्या होगा, डब्लू चलेगा, यहाँ पे डब्लू लिखेंगे, फिर ओ चलेगा, यहाँ ओ लिखेंगे, फिर एल चलेगा, यहाँ एल लिखेंगे, फिर बोलिए एफ चलेगा, यहाँ एफ लिखेंगे। यहाँ देखिए ए सेट
और बी सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है एक दूसरे में है, यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए सेट और बी सेट दोनों क्या है, इक्वल सेट है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ए बराबर इस प्रकार से ए सेट में है, बी सेट में इस प्रकार से मिलेगा जो हमने निकाला। यहाँ ए और बी के अवयव समान है, अतः ए सेट और बी सेट दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए आपके एक्सरसाइज 1.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है। आप इस क्वेश्चन को देखें क्योंकि अंत भला तो सब भला। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए, कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। देखिए अगर यहाँ पर दिया रहे बहुत सारा सेट दिया रहे, समान समुच्चय को अगर चुनना हो तो कभी कभी ऐसा होता है एक ही को हम दोबारा मतलब चुनते रह जाते हैं, कभी कभी कुछ छूट जाता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, बारी बारी से आपको पकड़ना है। क्या करना है? पकड़ना और मिलाना है। पहले ए सेट को हम यहाँ पे पकड़े, बाकी बोलिएगा इसके अवयव को मिलाएंगे। बी में नहीं मिलेगा, सी में टोटल अवयव नहीं, डी में भी टोटल अवयव नहीं, ई में भी टोटल अवयव नहीं, एफ में भी टोटल अवयव नहीं, जी में भी टोटल अवयव नहीं, एच में भी टोटल अवयव नहीं। यानी ए सेट किसी भी सेट के बराबर यहाँ नहीं है। अब ए सेट के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब आप बताइए अगला क्या होगा। बी सेट को यहाँ पर देखेंगे, बी सेट का अवयव ए सेट में नहीं है, सी सेट में नहीं है, लेकिन डी सेट में टोटल अवयव है। आगे पीछे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी सेट डी सेट के बराबर है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकता है सर डी सेट भी तो बी सेट के बराबर है। बोलेंगे जी हाँ, जब ए बी सेट डी सेट के बराबर है तो डी भी बी के बराबर जरूर होगा। अब बोलिए बी को आगे देखेंगे, किसी में भी सारा अवयव नहीं मिलने वाला है, इसलिए बी के बारे में अब आगे कुछ नहीं लिखेंगे। अब सी के अवयव को मिलाएंगे तो इन ए सेट में भी टोटल अवयव नहीं, बी में भी नहीं, डी में भी नहीं, ई में भी नहीं, एफ में भी नहीं, जी में भी नहीं, एच में भी नहीं। इसलिए हम यहाँ पे सी सेट के लिए भी नहीं देखेंगे, अब ध्यान नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किसी के बराबर नहीं। अभी तुरंत हमने समझाया बी डी के बराबर तो डी भी बी के बराबर, इसलिए इसके लिए खोजना नहीं है क्योंकि ये दोनों समान है, आगे तो फिर कोई है नहीं। अब बोलिए ई के बारे में, बोलिए ई सेट को अगर हम चुनेंगे तो बोलिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है टोटल एलिमेंट, डी में भी टोटल नहीं है, एफ में भी नहीं है, लेकिन जी में है, एच में नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ई सेट जी सेट के बराबर है, यानी जी सेट भी ई सेट के बराबर होगा। ये दोनों कहना एक ही है, इधर या इधर या ये लिखें। अब अगला बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए। अगला यहाँ पर देखेंगे एफ सेट के बारे में। यहाँ भी किसी सेट में वो एलिमेंट मिलने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर एफ सेट के बारे में भी नहीं बोलेंगे। जी के बारे में तो दोबारा खोजना नहीं है क्योंकि जी और ई दोनों समान है। अब बोलिए एच के लिए अगर हम खोजें तो एच के लिए भी किसी भी सेट में एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ई सेट और डी सेट आपस में इक्वल है, यानी डी सेट और बी सेट भी आपस में इक्वल है। ये दोनों एक ही बात हुआ और ये दोनों भी एक ही बात हुआ। इसका सॉल्यूशन देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ समुच्चय बी और डी के अवयव 1 2 3 4 है, यानी दोनों का समान अवयव है, यानी बी और डी समान है। तथा समुच्चय ई और जी के अवयव ये दोनों -1 1 है, अतः ई बराबर जी है। यानी इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। आप इसे एक बार दोबारा जरूर देख लें और बेहतरीन से बेहतरीन आप कॉन्सेप्ट पाएं। अगर आपको वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों को भी बोलें कि यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलता है। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सारा वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस चैनल पे पढ़ें
ताकि बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट बन पाए। इतना ही कहकर हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत।